देखिए, मैं यह समझता हूँ कि ये साहित्य में, संस्कृति में, समाज में और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोग अपनी प्रतिभा, बुद्धि और काम के कारण उभर कर सामने आते हैं, लेकिन संसार का, समाज का ये सामान्य नियम है कि उनके जाने के बाद दूसरे लोग उनकी जगह लेते ही हैं। स्वयं हिंदी आलोचना, जिसके नामवर सिंह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थे, उस क्षेत्र में भी नामवर जी के समान या उनसे बड़े लोग हो चुके। जैसे उनके इन्हीं की, नामवर जी की ही विचारधारा के थे रामविलास शर्मा। बहुत लिखा है उन्होंने, उनका ज्ञान अपार था, बहुत व्यापक था। उसके भी पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी हो चुके हैं। उनके भी पहले रामचंद्र शुक्ल थे, जो 20 से लेकर 40 तक जिन्होंने काम किया वो चले गए। तो उसके बाद ये लोग आए। तो इसलिए साहित्य, समाज, संस्कृति का कोई क्षेत्र किसी एक के चले जाने से अस्थायी रूप से सूनापन और खालीपन में नहीं रहता। उन जो जाते हैं उनकी यादें रहती हैं, उनकी लिखी किताबें रहती हैं, उससे भी सीखते हुए लोग बाद वाले आगे बढ़ते हैं और उनकी जगह जितना संभव है उतना लेते हैं। नामवर जी जीवन भर अनेक मोर्चों पर संघर्ष करते रहे। पहला संघर्ष तो उनका नौकरी का ही था। लगभग 5-7 साल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में टेम्पररी लेक्चरर के रूप में वो रहे और बहुत लोकप्रिय अध्यापक थे। उनके समय के छात्र कहते ये हैं कि नामवर जी की जब क्लास लेते थे तो जो उनके छात्र नहीं थे, दूसरे क्लासेज के छात्र थे, वे भी आकर उनकी क्लास में बैठते थे और उनका व्याख्यान सुनते थे। यह उपलब्धि बहुत दुर्लभ थोड़े से लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन वहाँ से वो निकाले गए क्योंकि उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ा, एमपी का। चुनाव में हार गए तो चुनाव भी हारे और नौकरी भी हार गए, नौकरी से भी निकाल दिए गए। उसके बाद नामवर जी सागर विश्वविद्यालय में गए नौकरी करने। साल भर बाद ही वहाँ से भी निकाल दिए गए। ये सब यह सबसे नामवर जी का कठिन दौर था, जब कहीं किसी नौकरी में नहीं थे तो दिल्ली में रहते थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में सीपीआई का एक अखबार निकलता था जिसका संपादन करते थे। कम्युनिस्ट पार्टियों के अखबार के संपादकों को कोई बहुत तनख्वाह नहीं मिलती, नाम मात्र की मिलती है। उस हैसियत से उन्होंने काम किया। उसके बाद नामवर जी को अस्थाई नौकरी मिली जोधपुर विश्वविद्यालय में। वहाँ के वाइस चांसलर थे बीबी जॉन, स्वयं बहुत
पढ़े लिखे अंग्रेजी के जानकार थे। नामवर जी को उन्होंने प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया, बुलाया, इनवाइट किया। उसके बाद उनकी नौकरी का व्यवस्थित दौर शुरू हुआ। तो नामवर जी वहाँ 4-5 साल रहने के बाद जोधपुर से बहुत छोटे समय के लिए आगरा गए कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी संस्थान में। महीने भर के भीतर ही उसको छोड़कर वो जेएनयू में प्रोफेसर और अध्यक्ष होकर आ गए। तब से लगातार रिटायरमेंट के समय तक वो रहे जेएनयू में। मेरा उनसे संपर्क गहरा तब हुआ, परिचय तो पुराना था, बनारस का था, वे भी बनारस के थे और मैं बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्र था। तो बीच में जब बनारस नामवर जी जाते थे तो एक प्रवृत्ति वहाँ थी, जब नामवर जी बनारस जाते थे तो छोटी बड़ी गोष्ठियाँ होती थी, उसमें हम लोग शामिल होते थे। तो मेरा परिचय तो उसी समय से था, लेकिन गहरा परिचय तब हुआ जब हम लोग दोनों जोधपुर विश्वविद्यालय में एक साथ पढ़ाने लगे। फिर नामवर जी जेएनयू, फिर जोधपुर से जेएनयू आ गए। संयोग बस उसके कुछ ही दिनों बाद 1-2 साल मैं भी जेएनयू में आ गया और उनके रिटायरमेंट के समय तक हम लोग जेएनयू में एक साथ रहे। नामवर जी बहुत सुपठित, बहुत पढ़ाकू, जितना वो लिखते थे उससे बहुत अधिक पढ़ते थे। हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, 3 भाषाएं वो जानते थे, तो तीनों का साहित्य पढ़ते थे। और हिंदी के पाठ्यक्रम को जोधपुर में समकालीन और अद्यतन बनाने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया। उस समय समकालीन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं और लेखकों को कोर्स में लगाया। पुराने किस्म के अध्यापक इससे नाराज हो गए क्योंकि उनको अपना पुराना पढ़ा पढ़ाया व्यर्थ लगने लगा। तो नामवर जी का विरोध जोधपुर में शुरू हुआ। काफ़ी संघर्ष नामवर जी को वहाँ करना पड़ा। एक उन्होंने उपन्यास लगाया था राही मासूम रजा का आधा गांव, उसको लेकर वहाँ बहुत विरोध हुआ और हिंदी साहित्य में भी उसकी प्रतिध्वनियाँ, अनुगूंजें पत्रिकाओं के लेखों में दिखाई दी। नए कहानीकारों को लगाया, नए कवियों को लगाया। इस नयापन के आग्रह के कारण नामवर जी को जोधपुर में बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ये संघर्ष का उनका दूसरा मुद्दा था। उनके संघर्ष का तीसरा मोर्चा यह था कि विचारों से वो प्रगतिशील और मार्क्सवादी थे। तो जो प्रगतिशीलता के और मार्क्सवाद के विरोधी थे लेखक हिंदी के और आलोचक, उनसे लगातार नामवर जी लिखित और मौखिक रूप से बहस करते रहे विभिन्न जगहों पर। और नामवर जी की खास तौर से एक किताब है इतिहास और आलोचना, उसमें जितने लेख हैं वो सब नामवर जी के साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक,
संघर्ष के दस्तावेज हैं वो लेख। किन किन विचारकों से उनका मतभेद हुआ और संघर्ष हुआ, वो सब उसको पढ़ने से मालूम हो जाएगा। इसके बाद नामवर जी बाद में जब जेएनयू में आ गए तो वह वैचारिक संघर्ष का दायरा थोड़ा और व्यापक हुआ। हिंदी, चूँकि दिल्ली गढ़ था हिंदी साहित्य का, और इस गढ़ के जो मठाधीश थे अनेक थे, उनसे नामवर जी का लगातार संघर्ष चलता रहा। उसमें से सबसे प्रमुख थे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और हिंदी के जाने माने आलोचक डॉक्टर नगेंद्र। तो इसलिए यह नामवर जी का दूसरा या तीसरा मोर्चा था जिस पर उन्होंने संघर्ष किया। आखिरी मोर्चा यह था कि जीवन के अंत में परिवार भरा पूरा होने के बावजूद नामवर जी लगभग अकेले रहे अपने घर में दिल्ली के, और आखिरी दिनों में उनका बेटा, उनकी बहू सब आए, लेकिन आखिरी दिनों में जब नामवर जी लगभग इस दुनिया से जाने वाले थे, तो जीवन का अंत भी अकेलेपन से संघर्ष करते हुए ही उनका हुआ। नामवर जी 3 कारणों से लोकप्रिय हुए। पहला तो ये कि उनके लेखन में विचारों का नयापन था। चूँकि वो पढ़ते दुनिया भर का साहित्य थे, वो चाहे अंग्रेजी का अद्यतन साहित्य नामवर सिंह अप टू डेट रहते थे उस सब रचना और आलोचना की प्रवृत्तियों से। उसका उपयोग वो अपने लेखन में करते थे और भाषण में भी करते थे। इसीलिए उनका लेखन और उनके भाषण सुनकर श्रोता परम प्रसन्न और मुग्ध और आकर्षित होते थे नामवर जी को। इसलिए उनकी अपार लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनके ज्ञान की व्यापकता है। और दूसरी बात ये कि नामवर जी वक्ता बहुत अच्छे थे। जब भी वो बोलते थे तो लोग अपना अपना काम छोड़कर, जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो छोड़ के उनका नामवर जी का भाषण सुनने जाते थे। ये हम लोगों ने स्वयं देखा है, ये किसी की कही हुई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। नामवर जी की जो भाषण की कला थी, उसमें जो ज्ञान था, उसको सब लोग स्वीकार करते थे, विरोधी भी। इसलिए वो बहुत लोकप्रिय हुए। और ऐसी ही लोकप्रियता उनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी मिली। द्विवेदी जी में और नामवर जी में बुनियादी फर्क खाली यह था कि द्विवेदी जी खाली आलोचक नहीं थे, द्विवेदी जी उपन्यासकार भी थे और निबंधकार भी थे, और इन दोनों में उन्होंने बहुत अर्जित किया, यश पाया। तो हम कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद सबसे यशस्वी, माने जिसका यश फैला हो, ऐसे आलोचक नामवर जी थे। उनकी आकांक्षाएं अधूरी रह गई, इसका मैं इस तरह गवाह हूँ कि बार बार वो कहते थे कि मैं रेणु पर नहीं लिख पाया या तुलसीदास पर भी चाहते हुए नहीं लिख पाया। वैसे तो रोज रोज सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं होते, ये सब लोग जानते हैं। देश की राजनीति के प्रसंग में मैं कहूँ कि रोज रोज जवाहरलाल नेहरू पैदा नहीं होते, गांधी पैदा नहीं होते,
ये लोग अपनी प्रतिभा और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की उपज होते हैं। नामवर जी भी उन्हीं में से एक थे। उनका अपना लेखन, अपना चिंतन, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी व्यक्तित्व कला वो अलग है और इसलिए उसका महत्व बराबर रहेगा और आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। नामवर जी के बारे में आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे एक पत्रिका के लंबे काल तक हिंदी की एक प्रतिष्ठित पत्रिका आलोचना के संपादक रहे और आलोचना के संपादन के माध्यम से हिंदी आलोचना में और हिंदी साहित्य में नामवर जी ने नए नए विचारों, नए नए सोच को लाने और पाठकों के बीच ले जाने का लगातार प्रयत्न किया। और दूसरा काम ये कि नामवर जी वर्तमान में जीने वाले आदमी थे। अपने समय के समाज और साहित्य से, समकालीन साहित्य से उनका गहरा जुड़ाव था। वे सभी मीडिया में रहे हैं। नामवर जी अखबार के संपादक भी थे, पत्रिकाओं में लिखते थे और जीवन के आखिरी दिनों में टेलीविज़न में हर सप्ताह कार्यक्रम दिया करते थे। सुबह सवेरे नाम से वो कार्यक्रम आता था। इसलिए नामवर जी विचारों के मामले में जितने व्यापक सोच के थे, ज्ञान के मामले में भी उतना ही खुले दिल दिमाग के थे। जो आता था विचार नया, उससे या तो उससे आत्मसात करते थे, अपनाते थे, या विरोध करना हो तो विरोध करते थे, पर उसको ऐसे जाने नहीं देते थे कि एक विचार आया और गया और नामवर जी पर कोई उसका असर ना हो। ये है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।